बेटा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये अभी नहीं करेंगे, जो हमने लास्ट क्लास में लेक्चर किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसके आगे का टॉपिक है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देख ली थी, तो पहले आज क्वेश्चन की शुरुआत नहीं कर रहे जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में किया था। क्वेश्चन करेंगे, टाइम बच जाए इसलिए मैंने पहले लिख के रख दिया है, लेकिन समझाने का पोर्शन आज इधर रहेगा सारा, है ना, और उसको देखते हुए आज हम लोग लास्ट में ये क्वेश्चन करके जाएंगे। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आसान सा है। मैंने आपको पिछली क्लास में कलर कोडिंग का कॉन्सेप्ट कराया था। वो एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 और आता है। टाइप 2 में क्या आता है, जैसे मान के चलिए आपके पास रजिस्टर पुराने ज़माने का मिल जाए कि ऐसा भी एक रजिस्टर मिल जाता है। इसमें इसको हम लोग कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं बेटा? बॉडी। ये जो बॉडी होती है, जिस तरीके से वहाँ पर हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर पहली स्ट्राइक देती थी, इसी तरीके से बेटा हमारी जो इसकी बॉडी होती है ये हमारे पास फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर देती है कि पहला नंबर जो आएगा वो इसका आएगा। ठीक है, बॉडी का, हाँ पूरी बॉडी में वो कलर देगा कि बॉडी इसका होती है। उसके बाद इसमें होते हैं बेटा एंड्स। यहाँ पर इसका होता है एंड, ये वाला जो एंड है ये एंड, तो इसका जो एंड का कलर होगा, ये जो कलर आएगा बेटा इसको बोलते हैं हम लोग END वाला एंड, खत्म वाला एंड पे है ना। तो ये जो एंड्स होंगे ये आपके पास इसका सेकेंड फिगर क्या होगा, सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसके बाद यहाँ पर इस बॉडी में एक होता है डॉट, डॉट भी अलग रंग का होता है। तो जो डॉट होता है ये आपके पास किस कलर का है, ये आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ जीरोस। याद है ना 10 की पावर में कितने थे, वो सारी चीजें हमारे पास इसमें डॉट बताता है। और इसके बाद इसके ऊपर चढ़ाई होती है एक रिंग। क्या चढ़ाई होती है? एक रिंग चढ़ाई होती है। और जो रिंग होती है ये क्या बताएगी, बताओ लास्ट में कितना टॉलरेंस लिमिट या फिर परसेंटेज लिमिट कितनी है, तो ये टॉलरेंस बताती है। ठीक है, तो क्वेश्चन कराने की जरूरत तो है नहीं, कलर बिल्कुल सेम, सारी चीजें बिल्कुल पीछे वाले। ठीक है, बस ये टाइप अगर आपको मिल जाए बाय चांस तो आप लोग इस तरीके से करेंगे, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, फटाफट से चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जो कि हमारे पास क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी ये हम लोगों ने देख ली थी। हम लोगों ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाया था तो उसके ऑपोजिट में कुछ इलेक्ट्रॉन के चलते हुए मोशन को देखा था। आइए आज उस मोशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। मेरे पास अगर मेरे को याद है तो ये एक कंडक्टर हुआ करता था, और इस कंडक्टर में मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो इस तरफ मूव कर रहे थे, लेकिन इसके लिए कंडीशन थी कि जो मेरी पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें पॉजिटिव इस तरफ और नेगेटिव इस तरफ, राइट। आप ये भी कह सकते हो कि इसमें इससे इस तरफ जाने वाला जो करंट है ये मेरे पास कन्वेंशनल करंट का सेटअप है बेटा। कन्वेंशनल करंट मतलब जो करंट हम लोग आज की डेट में इस्तेमाल करते हुए चलते हैं कि करंट इस तरफ फ्लो होता होगा, और जो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो अगर आपसे पूछे क्या कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट में कोई अंतर है, तो आप कहते हैं ना हाँ जी बिल्कुल है, पूरे डायरेक्शन का अंतर है। तो ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैंने इधर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जो करंट के इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ सेटअप होगा, क्योंकि हमारे पास प्लस से नेगेटिव जा रहा है बेटा चार्ज। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो इस तरफ आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये तो हम लोगों ने देख लिया था। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हम लोगों को वैल्यू याद है कितनी आई थी, तो कोई मेरे को बता सकता है कितनी आई थी? किसी को भी याद तो होगी नहीं। शाबाश बेटा, -e/m। यहाँ पे हमारे पास टॉ क्या था, रिलैक्सेशन टाइम t1 + t2 + t3/n (n/n), राइट। वो हमारे पास पूरा रिलैक्सेशन टाइम था। आज हम लोग इसके थोड़ा आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारे पास आज का पहला टॉपिक, जो कि बताएगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होता है, आइए इस चीज़ को जानते हैं। देखो मैंने अगर आपसे कहा, ध्यान सुनना, इस कंडक्टर का एक छोटा सा यूनिट वॉल्यूम दे दिया। क्या ले लिया इसका, एक यूनिट वॉल्यूम दे दिया। तो अगर मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अगर मेरे पास n है, ये n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक यूनिट वॉल्यूम में मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर मैं इस बॉडी के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूंगा तो ये एक यूनिट वॉल्यूम के लिए, इसमें अगर मैं बेटा पूरी बॉडी का वॉल्यूम मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक यूनिट वॉल्यूम में n है, एक यूनिट वॉल्यूम में n है,
तो टोटल वॉल्यूम की अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें ऐसे टोटल जितने भी होंगे A इंटू एल आ जाएगा, पूरी बॉडी करूंगा तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, जिसको मैंने एरिया इनटू लेंथ A इंटू एल लिया है। और ये जो A इंटू एल है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वी नो दैट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा वो कैसे दिया जाता है, चार्ज Q इज इक्वल्स टू एन ई, तो n इंटू ई से दिया जाता है। लेकिन ये जो n है ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला n नहीं है, ये n ऐसे लिखो, चलो जाओ ऐसे लिख दूं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इस n की वैल्यू मैं यहाँ से लिखकर आपके पास आ जाएगा NaLe। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। अब मैंने कहा कि अगर आपके पास इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, L है, और जो इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं उनकी वेलोसिटी कौन सी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो इसमें जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी vd है। मैं आपसे कहता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन जो टाइम लेंगे, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम दिस लेंथ टू दिस लेंथ, यानी कि एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंचे, क्योंकि हमारे पास ऑपोजिट डायरेक्शन में इधर मूव कर रहे थे, राइट। किसी का फोन वगैरह है तो बता, ठीक है, आ सकता है। तो टाइम हमारे पास ये हो गया। अब टाइम का देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस हमारे पास क्या है बेटा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर के इक्वल है। तो आप लिख सकते हो टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर अपॉन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा वो फोन जेब में रख ले, है ना। तो T इज इक्वल टू L अपॉन VD। रिकॉर्ड हो गई कैमरे में, नाम बता दूं, विशु है वो, और डिलीट में करता है। चलो अब पब्लिक हो जाएगा तो एक दिन। चलो T इज इक्वल टू L अपॉन VD, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ VD की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी, E टॉप m, लेकिन मैं अभी से VD रहने देता हूँ। इसको गोली मारकर मैं करंट जो लिखता हूँ वो कैसे लिखता हूँ, I इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट टाइम। पहले लेक्चर से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि I इज इक्वल्स टू Q बाई T है बेटा, राइट। तो I इज इक्वल्स टू जो हमारे पास Q बाई T आ जाएगा, तो मेरे पास Q की वैल्यू क्या है, NaL इंटू E, NaL इंटू E। T की वैल्यू आई है L बाई VD, तो L तो ऊपर आ जाएगा और VD ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हमारे पास VD आ जाएगा। L से L चला जाएगा तो आपके पास I इज इक्वल्स टू NeAVD। ये छोटा सा रिलेशन आप लोगों को मिलता है, क्या मिलता है, छोटा सा रिलेशन मिलता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब आप लोगों को मैंने करंट डेंसिटी पढ़ाई थी। करंट डेंसिटी क्या थी, J cos थीटा। भाई करंट पर यूनिट एरिया, यही तो करंट डेंसिटी थी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी थी। तो J जो वैल्यू है I बाई A है, I ये है, तो आपका J कितना आ जाएगा, NeV। तो J हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि I बाई A कर दूंगा ना तो इसमें से बेटा A गायब हो जाएगा। NeVD बाई A कर दूंगा तो मेरे पास J आ जाएगा ना, तो I बाई A कर दी तो मेरे पास ये वेक्टर, राइट। अब मैंने क्या हुआ, अच्छा उस क्लास का, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर आते हैं, वापस आ जाते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब एक्चुअल में मुझे जो वैल्यू यूज़ करनी है वो कुछ इस तरीके से करनी है कि मेरा काम भी हो जाए और मेरे को यहाँ से ओम्स लॉ मिल जाए। क्या मिल जाए, ओम्स लॉ मिल जाए, और मैं इस तरीके से पहुँचूँ कि मेरे को ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में मिल जाए, ठीक है। ये अभी मेरा टारगेट है, इसको बैठा सकता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैंने कहा अगली जो हेडिंग आएगी वो आएगी डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। क्या आएगी बेटा, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। अभी जो ओम्स लॉ का डिडक्शन है, आइए इसको करने की कोशिश करें। देखो बेटा, ओम्स लॉ की अगर मैं बात करता हूँ तो मेरे पास अब तक जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आई थी वो क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, E टॉ बाय m थी। यहाँ तक माइनस छोड़ देता हूँ, मैग्नीट्यूड लेता हूँ, ठीक है। माइनस बेसिकली आपको पता पड़ गया इलेक्ट्रॉन के चार्ज के लिए आया था। बाकी जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर माइनस का आंसर देखा हो तो आप उसी को टिक करके आएंगे, ठीक है। और अगर प्लस माइनस का खेल है तो आप माइनस से यूज करना, मैग्नीट्यूड दे रखा है तो आप डायरेक्ट यूज कर लेना, ठीक है। ओके, सो VD इज इक्वल्स टू ये था, और अभी मैंने आप लोगों को एक रिलेशन दिखाया। ये ओम्स लॉ नहीं है, मैं डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ तो मैं आपको करा चुका, ओम्स लॉ करा दिया ना। V इज इक्वल्स टू IR, ये गलत है, I इज इक्वल्स टू V बाई R, आ तो यही है ना, बात तो एक ही है, लेकिन मैंने आपको परफेक्ट डेफिनेशन बताई। चलो यहाँ से करते हैं। तो
I इज इक्वल्स टू N E A B और D। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बेटा वो करंट डेंसिटी में कटा था, करंट में नहीं कटा था। ए कटा था, वो करंट डेंसिटी में कटा था, करंट में नहीं कटा था, राइट। और करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बार बार बोल रहा हूँ, इसमें एरिया वेक्टर का मल्टीप्लाई हुआ था, वो जे ए कॉस थीटा ही बना था। I इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा बना था जब हमें ए कॉस थीटा की टर्म्स में दे दी, राइट। अब मैं आपसे कह रहा हूँ I इज इक्वल टू एन ए वी डी बन गया है बेटा, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है। अब इस वी डी की वैल्यू को जरा मैं खोल देता हूँ आपको, देखो ध्यान से। तो मेरे पास I इज इक्वल टू एन ई ए, वी डी की जगह डाल रहा हूँ ई टॉ बाय एम, तो पूरे के लिए आ जाएगा, राइट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया है एन ई स्क्वायर, आई इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड को मेरे को चेंज करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ई इज इक्वल्स टू वी बाय एल, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, और आपने v वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भेजा अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ लेंथ l, तो E इज इक्वल्स टू v बाय l। किसी बच्चे कोई दिक्कत, दुविधा, शंका, संदेह और पर्यायवाची तो है नहीं, ठीक है। आगे आते हैं, तो एन ई ई, इसको मैं v बाय l लिख दूं अभी के लिए, यहाँ से मिटा के आराम से कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लोग एक स्टेप पढ़ा लेना, मैंने इसको v बाय l, राइट। यहाँ तक किसी बच्चे कोई दिक्कत नहीं। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा बच्चा? एन ई स्क्वायर ए वी टॉ बाय एम, राइट। अब देखो इधर ध्यान से, v इज इक्वल्स टू आई आर, बच्चों की तरह बता रहा हूँ, गाना नहीं गा रहा, बच्चे की तरह बता रहा हूँ, ठीक है। v इज इक्वल्स टू आई आर, और यहाँ पे आ गया v अपॉन आई इज इक्वल्स टू आर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है? और ये जो स्टेटमेंट थी ये किसकी थी? ओम साहब की लॉ की, बिल्कुल यही बात थी। यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर ओम साहब की बात ये थी, तो अगर मैं v बाय आई करता हूँ, इसमें देखना जरा, तो v बाय आई इज इक्वल्स टू एम एल ऊपर एन ई स्क्वायर टॉ नीचे, तो v बाय एल इज इक्वल्स टू एम एल बाय एन ई स्क्वायर v टॉ। एक आ गया, बताता क्या नहीं, एन ई स्क्वायर ए वी टॉ। ये आप लोगों के पास v बाय आई आया क्या बेटा? एम एल एन ई स्क्वायर ए वी तो हट जाएगा, सॉरी, एन ई स्क्वायर ए टॉ, राइट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ए वी बाई आई की वैल्यू, और वी बाई आई की वैल्यू किसके इक्वल? आर। तो दिस इज द रिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। तो कह सकता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म्स में और अलग अलग टर्म्स में आप ओम्स लॉ को रिड्यूस करके दिखाइए। तो आपके पास ये आ गया ओम्स लॉ, यानी कि आप कह सकते हो आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू एम एल बाय एन ई स्क्वायर ए टाइम्स टॉ आ जाए। ये तो आप लोगों को कोई दिक्कत हो ही नहीं चाहिए। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ और जो मैंने अभी कुछ दिन पहले पढ़ी थी, वो थी R इज इक्वल्स टू रो एल बाई के। यहाँ पर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करूंगा तो एल बाई ए को छोड़ के बाकी सारी वैल्यू कांस्टेंट रही होंगी शायद, है ना? तो बेटा बिल्कुल बात भी सही है, जब कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है तो m चेंज नहीं होता, n चेंज नहीं होता, e का स्क्वायर चेंज नहीं होगा, a चेंज नहीं होगा, सॉरी टॉ चेंज नहीं होगा, a तो चेंज हो सकता है। स्ट्रेच करने पे डबल आधा हो जाता है और स्ट्रेच करने पे लेंथ डबल हो जाती है, राइट। तो इसमें रो की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप लिख सकते हो इस इक्वेशन से कंपेयर करके, रो इज इक्वल्स टू m, एक्सक्यूज मी, ठंड लग रही है मुझे, n ई स्क्वायर टॉ। तो ये आपके पास रो की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा पूरी रामायण खत्म हो गई, बच्चे पूछ रहे हैं क्या है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, दुविधा, शंका, आशंका नहीं है ना? आगे चल सकते हैं। अब ये जो चीज़ है हमारे पास, यहाँ से हमें ये पता पड़ता है कि यार रो तो बहुत बढ़िया चीज़ है ना, तो ये एल पे डिपेंड कर रही है। हमें पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, सॉरी ये रेजिस्टिविटी रेंज पे डिपेंड नहीं करती, एरिया पे डिपेंड नहीं करती, वो यहाँ से आता है, वो यहाँ से आता है। ये डिपेंड करती है रिलैक्सेशन टाइम पे, मास मतलब नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करेगी, ठीक है। जिस बॉडी से कॉपर का अलग होगा रेजिस्टिविटी, है ना, नाइक्रोम के अलग, नाइक्रोम से अलग है, नाइक्रोम से अलग है। नाइक्रोम हमारे पास एक एलॉय,
जिसका हमारे पास निकेल और क्रोमियम का है, राइट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एलॉय होते हैं उनके पास हायर रेजिस्टेंस होता है, एलॉयज है हायर रेजिस्टेंस देन देयर रिस्पेक्टिव मेटल्स, यानी कि उनके जो रेस्पेक्टिव मेटल्स हैं, यानी कि निकेल और क्रोमियम का अकेले इतना रेजिस्टेंस नहीं होगा जितना नाइक्रोम का मिला के। ऐसा क्यों, आइए जानने की कोशिश करें। एक्चुअल में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो हमारे पास रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, जैसे ही मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे आयन से या दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और जल्दी जल्दी कोलाइड करने का मतलब उनका रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया है, कम हो गया है। भाई जल्दी कोलाइड करने का मतलब क्या है, रिलैक्सेशन टाइम का कम हो जाना। तो इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कैसे, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से करंट जा रहा है, और इस करंट को ऐसे जाते समय करंट ऐसे ऐसे हिल रहा था इलेक्ट्रॉन, तो करंट को थोड़ी बहुत दिक्कत हुई पर चला, राइट। लेकिन जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ऐसे, अब एक करंट आएगा, देखो ये नीचे से जाएगा, तो ये मतलब ऊपर नीचे करता रहेगा, पर रेजिस्टेंस जा रहा है तो बहुत मुश्किल से ही करा, सिंक्रोनाइज हो नहीं पा रहा है। इसको सीधा रखना है, मेरे को इसको हिलाना है, पर इसको ये बीच में आ ही जाए। समझ पा रहे हो कहानी को? ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो ऊपर नीचे करेगा टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, यानी कि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़्यादा होता है, और जब इलेक्ट्रॉन का मोशन ज़्यादा होता है तो करंट को फ्लो करने में अपोज करता है। और यही कारण होता है कि टेम्परेचर, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हमारे पास रेजिस्टेंस का कारण क्या है, तो आपको कॉलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे से मेटल के एटम आयन से, और उसके बाद और दूसरे इलेक्ट्रॉन से, वही तो उसके रेजिस्टेंस का कारण है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि नाइक्रोम यानी कि एलॉय क्यों होता है। देखो बेटा, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर भी हमारे पास भाग रहे होते हैं, लेकिन आपके पास जो निकेल और क्रोमियम के आयन्स हैं ये अलग अलग हैं, ये हमारे पास अलग अलग Ni2+ में और Cr3+ में, राइट। क्योंकि अब आपके पास पूरा कंपाउंड तो नाइक्रोम का है ना, यानी कि उसमें हमारे पास नाइक्रोम और क्रोमियम दोनों के ही अलग है, राइट। अब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ऐसा क्यों? देखो हमारे पास जैसे सपोज कीजिए ये एलॉय है, अब इसमें सिर्फ अगर नाइक्रोम होता तो नाइक्रोम का एक परफेक्ट लैटिस बन रहा होता 2+ का 2+ का 2+ का 2+ का 2+ का 2+ का, मतलब सिर्फ एक ही लैटिस बन रहा होता और 2+ का। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन आते और इस 2+ में चले जाते, दो इलेक्ट्रॉन गुच्छाए वो इसमें बैठ गए, है ना। ये में जो भी इलेक्ट्रॉन है उनको एक चीज पता है कि यहाँ पे सारे में 2+, ठीक है। अब क्या हुआ, अब आपके पास इनका ऑर्डर, तो जो एलॉय है उनका ऑर्डर एक फिक्स है, उनका यानी क्रिस्टलाइन लैटिस। सॉलिड चैप्टर हम लोगों ने नहीं पढ़ा शायद, हाँ तो आपसे पिछले वाले में ऐसे पढ़ा था, देखेंगे कंपटीशन पढ़ेंगे उनको पढ़ा, ठीक है। तो जो क्रिस्टलाइन लैटिस होता है उनका जो स्पेस में अरेंजमेंट है तो वो तो फिक्स रहता है, लेकिन मतलब यहाँ पे 2+ है तो यहाँ पे 3+, फिर 2+, फिर 3+, ऐसे फिक्स है, ऐसे फिक्स है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी पता है कहाँ पे 2+ है कहाँ पे 3+ है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 2+ के हिसाब से है और यहाँ पे तो है नहीं, तो फटाफट से इधर चला गया, फिर यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे सेटल होने की कोशिश करता है, फिर इधर। तो मतलब इसमें क्या है कि एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन्स के लिए रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोलाइड करना शुरू करते हैं, वैकेंट साइड काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और इस वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बहुत जल्दी हो रहा है, यानी कि नॉर्मल केस में यहाँ 2+2 है, उसे पता है कि यार हर बार में कोई एक चीज़ मिल रही है, लेकिन यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन था वो कम था तो यहाँ पे ज़्यादा हो गया, फिर जहाँ पे ज़्यादा हो गया तो अगली बार कम से जाएगा, फिर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये ज़्यादा कम वाला जो परेशानी हमें फेस करने को पड़ रही है, इसी की वजह से जो हमारा एलॉयज होते हैं उनका रेजिस्टेंस क्या पाए जाते हैं, थोड़े से ज़्यादा पाए जाते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्पेक्टिव मेटल, ठीक है। जिस मेटल के वो बने हैं उससे हमारे पास पाए जाते हैं। अब हमारे पास कुछ रिलेशंस होते हैं जो आप लोगों को पता रहते हैं, इसको मिटा दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया कि रो किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एल और ए पर नहीं करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे करता है, और टेम्परेचर का डिपेंडेंस अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को 2-3 चीज़ें कराई,
मैंने आप लोगों को 2-3 चीजें बताई, उसमें एक था I इज इक्वल्स टू NEABD, ठीक है। अच्छा अभी मेरे को ये बताओ, मैंने जो रेजिस्टेंस निकाला उसकी वैल्यू कितनी थी? R इज इक्वल्स टू ML बाय NE स्क्वायर A टाइम्स टॉ, ये वैल्यू आई थी मेरे पास, राइट। और आपके पास रो की वैल्यू क्या आई थी बेटा? M बाय NE स्क्वायर टॉ, ये आप लोगों के पास रो की वैल्यू आई थी, राइट। लाइट हो गया शायद कलर, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा, ये ठीक है। तो रो इज इक्वल्स टू M बाय NE स्क्वायर टॉ, राइट। अब मैं आप लोगों से सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ कि जो मेरे पास करंट है उसकी वैल्यू क्या आई थी? NEABD। अब आपसे पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी। क्या पूछता है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड करंट डेंसिटी, ठीक है। तो रिलेशन तो हमारे पास सिंपल सा आता है, J इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E। क्या आता है? J इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स E। अब ये कैसे आया, क्या आया, इस चीज को जानने के लिए हमें जो 2-3 चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी हैं इनका इस्तेमाल करते हुए काम करना, ठीक है। अब देखो बेटा, हमारे पास जो 2-3 चीजें पहले की थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? VD इज इक्वल्स टू EE टॉ बाय M, ये हमारे पास आया था, राइट। और मेरे पास जो V है, E इज इक्वल्स टू V बाय L होता है। तो बेटा हमें यहाँ से और वहां तक पहुंचना है, ठीक है। तो मेरे पास जो ये वाली वैल्यू थी, अब ध्यान सुनना, इन सब चीजों को आप लोग नोट करके रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब मेरे को पहुंचना है एक और नए रिलेशन पर, जिसका मेरे पास क्या है? रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा मेरे पास? EL। और आपको एक बच्चा सा रिलेशन बताइए क्या? V इज इक्वल्स टू IR, और R की वैल्यू लिखिए मैंने नहीं, ये तो बच्चे को पता है। R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, वो वाली भी है, ये भी रखो, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। तो अब V इसके भी इक्वल है, V इसके भी इक्वल है। पहुंचना मुझे यहाँ पर है, कैसे पहुंचूंगा ये देखते हैं। तो आप लिख सकते हो E इंटू एल, E हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इज इक्वल्स टू I, R की जगह पर मैं रो L बाई A लिख दूं, रो L बाई A लिखा जा सकता है। क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? I इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR था, तो R की जगह पर रो L बाई A लिख दिया। बताओ बेटा, कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ L से L तो गया, I बाई A क्या है? करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी को आप क्या लिख सकते हो? J, और करंट डेंसिटी कैसी यूनिट है? वेक्टर, ने लगा दिया J इंटू रो। E इज इक्वल्स टू J रो को इधर ले आओ, तो J इज इक्वल्स टू E बाय रो, 1 अपॉन रो क्या होता था? सिग्मा, यानी कि हमारे पास ये क्या होता? कंडक्टिविटी। इस रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या है? कंडक्टिविटी। तो डाल दो कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू? J इज इक्वल्स टू सिग्मा E। ये आप लोगों के पास वेक्टर फॉर्म है बेटा, किसकी? ओम्स लॉ। तो आपसे कहेगा डिराइव वेक्टर फॉर्म ऑफ फॉर्मूला, तो कुछ भी नहीं करना, एक रिलेशन याद रखना है और एक रिलेशन याद रखना है, V इज इक्वल्स टू IR वाला, और उससे हमारे पास आराम से डेरिवेशन आ जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है? आराम से हो जाएंगी, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक और नई टर्म से इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ, उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे। हालांकि एक हमने टॉपिक करा, उससे एक क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी मेरे को एक छोटा सा, बस बहुत छोटा सा टॉपिक है, मोबिलिटी। क्या है? मोबिलिटी। तो मोबिलिटी से इंट्रोड्यूस कराना है और उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो मोबिलिटी का जो मेरे पास टॉपिक है, उस टॉपिक को एक बार देखते हैं कैसे क्या आता है, और फिर आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से, मोबिलिटी की अगर मैं बात करूंगा तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यूज। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है म्यूज। मोबिलिटी मेरे पास क्या होती है, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशन है। मैं एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन बता देता हूँ आपको। द ease with which the electrons can flow
थ्रू अ कंडक्टर, कितनी सहजता से आपके कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, वो उसकी मोबिलिटी। कितनी सहजता से इलेक्ट्रॉन के अंदर से करंट फ्लो कर सकते हैं, वो उसकी मोबिलिटी। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट की फॉर्म से बोलूंगा, दैट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिट बोलने के लिए 1 की वैल्यू, बाकी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास म्यू की वैल्यू है। अब आपको पता था कि जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कितनी आई थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आई थी, ई टॉ बाय एम, और ये ई से ई गया, तो जो आपके पास मोबिलिटी है वो ऐसे आती है ई टाइम्स टॉ बाय एम। मोबिलिटी क्या आती है, ई टाइम्स टॉ बाय एम, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो यहां से निकालो, ई को आप क्या लिख सकते हो, v बाय एल लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड अपॉन में v बाय एल, एल ऊपर पहुंच जाएगा, एल की मीटर और इसकी वोल्ट, राइट। तो ये वोल्ट ऊपर पहुंच जाएगा, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकंड, ये इसकी यूनिट है। ऐसा यूनिट जो होती है हमारे पास मोबिलिटी की। देखो ये ऐसा यूनिट अगर मैं किसी की बताना भूल भी जाता हूँ, जैसे रेजिस्टिविटी की ओम मीटर है, रेजिस्टेंस की ओम है, तो बेटा आप लोगों को डायमेंशंस तो आती हैं, ठीक है, वो प्लीज़ आप लोग कर लें। हो सकता है मैं कुछ टॉपिक मिस भी कर दूँ, और ऐसा कोई टॉपिक पूरा टॉपिक ही मिस हो जाए तो आप मुझे बता देना, है ना। टॉपिक वैसे मिस होता नहीं है। जैसे आप लोग अपनी रेफरेंस बुक वगैरह देखोगे तो उसमें क्या है, मोबिलिटी आप लोगों के लिए फिर इलेक्ट्रॉन्स के लिए और होल्स के लिए अलग अलग निकाली गई है, फिर टोटल निकाले गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन और होल क्या है, अगर मैं यहाँ पे करा दूंगा तो आप लोगों के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए मैं उस टॉपिक को पूरा छोड़ रहा हूँ, पूरा छोड़ रहा हूँ। क्यों छोड़ रहा हूँ, क्योंकि रीज़न है वो पूरा का पूरा टॉपिक हमें सेमीकंडक्टर में पढ़ना है, तो मैं चीज़ों को बिल्कुल बाइफरकेट करके चल रहा हूँ कि कौन सी चीज़ हमें कहाँ पर रखनी है, कौन सी चीज़ कहाँ पर रखनी है। यहाँ पर मुझे होल समझाने के लिए आप लोगों को पहले सेमीकंडक्टर समझाना पड़ेगा, उसमें पी टाइप समझाना पड़ेगा, उसमें एन टाइप समझाना पड़ेगा, फिर मुझे आपको वैकेंट साइड समझाने पड़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट, फिर होल डिप्लीशन लेयर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमने सॉलिड स्टेट पढ़ा नहीं है, ये वाला बैच ऐसा है जिसमें सॉलिड स्टेट डिलीटेड है, तो इस चक्कर में बस आपका इतना ही कराऊंगा। और जो आएगा टॉपिक है, बिलीव मी मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा नहीं, सेमीकंडक्टर में वो करा दूंगा कि वहाँ ज़्यादा अच्छे समझ में आए। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत, इसे हटा दूँ। अब हम लोग करते हैं आज की टॉपिक का लास्ट, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, क्या, एक छोटा सा न्यूमेरिकल और ठीक ठाक न्यूमेरिकल है, ठीक है। इसमें आपको बताया है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर में एक कोई मटेरियल भरा गया है जिसकी रेजिस्टिविटी आपको दे रखी है 2 × 10⁻11 ओम मीटर, इतना दे रखा है, और बोल रखा है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि K बराबर 6। देखो मैं कराने को आपको जो ml/n² टॉ था उसमें 2 वैल्यू देता कि m की वैल्यू ये है, l की वैल्यू ये है, टॉ बताओ, अगर n इतना है तो प्लीज़ मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करा रहा। ये एक क्वेश्चन है, इससे हमारे पास आज से इतने इवेंट टॉपिक करें वो लगभग सारे कवर हो जाएंगे, और ये पिछली कुछ चीज़ों को भी दिमाग में जोड़ डालने पर मजबूर करेगा। छक्के वाला मतलब अरे के वाले, हाँ के वाले। तो कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर विद द गिवन डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन प्लेट्स 20 नैनोफैराड। तो ये कहता है जब इसका कैपेसिटेंस, जब ये मीडियम था तो ये 20 नैनोफैराड था। आपको लीकेज करंट बताना है, बेसिकली आपको यहाँ पे करंट बताना है। अगर आपके पास आपका पोटेंशियल डिफरेंस 2500 वोल्ट था, ठीक है, तो बेटा हमारे पास कैपेसिटेंस ये दे रखा है और ये भी दे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका C निकाल देता हूँ। तो आपको पता है C = Q × V होता है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर का भी टेस्ट दे के आए हो, हालांकि सबके बेकारी मार्क्स थे, पर इतना तो पता ही था Q है ना, C/V होता है, तो C = Q × V है। यस Q/V। देखो ये भी नहीं पता तुम लोग, आपको नहीं पता? अरे मेरे तो हो गई गलती, तुम्हें भी तो नहीं पता, एक बच्ची को पता है, और ये बात तैती उसी के नंबर से आए थे। देखा, मैं चेक करा तुम लोग कहाँ बात कर रहे हो। तो यहाँ पे हमारे पास Q = कितना आ जाएगा, C × V, राइट। तो C × V का मतलब क्या हो गया बेटा, हमारे पास C की वैल्यू कितने रखी है,
20 नैनो फैराड 20 × 10⁻⁹ इंटू v कितना रखा है 25। यहाँ से क्या आप लोग करंट की क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थी हमें करंट निकाल। अब करंट कैसे निकलेगा तो देखो बेटा क्या क्या दे रखा है इसमें, डाइलेक्ट्रिक फील्ड रखा है, रेजिस्टिविटी दे रखी है ना, रेजिस्टिविटी से हमें पहुंचना है और तो कुछ भी नहीं दे रखा। हाँ बेटा उसी से आएगा। जो हमारे पास E की वैल्यू होती है वो क्या हुआ करती थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और अगर आप उसे किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में डालेंगे तो उसका आयत था 1/k टाइम्स, तो E = सिग्मा बाय k टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और अभी अभी हमने एक रिलेशन देखा था J = सिग्मा टाइम्स E, देखा था। यहाँ तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को कोई दिक्कत बेटा, क्लियर है? ठीक है। सिग्मा हमारे पास हुआ करता था चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा हमारे पास हुआ करता था चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो J = करंट डेंसिटी निकाल रहा हूँ, सिग्मा का मतलब कितना है Q/A, और इलेक्ट्रिक की वैल्यू कितनी है सिग्मा इंटू नहीं है डिवाइड K/एप्सिलॉन। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मेरे पास वैल्यू तो अभी तक किसी की कुछ दे ही नहीं रखी, मतलब अभी तक मैं ऐसे कोई चीज़ पे नहीं पहुंचा हूँ जिससे मेरा आंसर आ जाए, पर मेरे पास सिग्मा नहीं है, लेकिन सिग्मा का उल्टा है, रेजिस्टिविटी है दे रखी है, रेजिस्टिविटी उसकी दो ही, तो सिग्मा को मैं 1/ρ लिख सकता हूँ, और J को तो मेरे पास करंट डेंसिटी आ जाएगी Q तो मैंने निकाल लिया था यार, Q मेरे पास आ गया था, लेट्स से वैल्यू x है, तो ये x इंटू सिग्मा की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/ρ, तो रो इंटू एरिया तो बचेगा ही मेरे पास, A इंटू k की वैल्यू आपको 6 दे रखी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12, राइट। अब मेरे पास A नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत क्या है, मुझे चाहिए क्या लीकेज करंट, यानी कि मुझे करंट चाहिए, और ये वैल्यू किसकी है करंट डेंसिटी की। तो करंट डेंसिटी मतलब करंट पर यूनिट एरिया = x, यानी कि जो भी वैल्यू आई होगी 25 × 20 50 तो आ गया, 10 की पावर 1 2 कम हो गए और 3 इसके 6, तो 50 × 10⁻6 ये आ जाएगा ना, 25 दूनी 50 और 1 2 3 0 कम हो गए, अच्छा 10 से 5 × 10⁻⁻5 कर लो, 5 × 10⁻⁻5 ये Q की वैल्यू, राइट। अब ये मैं कह रहा हूँ ये Q की वैल्यू, मेरे पास करंट पर यूनिट एरिया यानी कि I/A = x, यानी कि 5 × 10⁻⁻5 अपॉन में रो की वैल्यू दे रखी है आपको 2 × 10⁻11 दे रखी है, इंटू A इंटू 6 इंटू 8.85 10⁻12, इसे ये चलिए I पूछा था तो I की वैल्यू सॉल्व कर देना 4.7 10⁻⁻6 एम्पीयर, इतनी आती है, मैंने सॉल्व करके रखा था बेटा, ठीक है। तो इसलिए मुझे याद था, सो दिस इज़ वाई इतनी जल्दी कर पाया, वरना वही रोबोट थोड़ी हूँ, पर हाँ कैलकुलेशन ठीक ठाक है, चल जाता है, देखिए तुम लोगों ने, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं हमारे पास, या कुछ करना है अभी छोटा सा? नहीं कितनी जल्दी नो बोला, लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ करना है अगली क्लास में, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।